गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही रोचक और सरल विषय लेकर के आए हैं, जो है हमारा हिंदी व्याकरण। अब कुछ साथियों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि हिंदी व्याकरण रोचक और सरल कब से बन गया। ऐसी बात नहीं है। कोई भी विषय वो तब तक ही हमें कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, जब तक उसका हम विधिवत रूप से प्रयास न करें, उसको विस्तार से जानने न जाने। ठीक है, जब हम उसको विस्तार से जान लेते हैं, उसके आधार को समझ लेते हैं, तो वो विषय हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं बहुत से विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से जब बात करता हूँ इस विषय में, तो उनका यही कहना होता है कि हिंदी व्याकरण हमें लगता है कि हमें आता है, मान लीजिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई प्रश्न आए और हम उसमें कहीं ना कहीं एक दुविधा में फंस जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमने उस विषय को गंभीरता से और धैर्य से नहीं सीखा, नहीं पढ़ा। अगर पिछली कुछ परीक्षाओं की मैं बात करूं, चाहे वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कुछ मान लो चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचएसएससी की किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें 10 प्रश्न आते हैं या 12 आते हैं, 15 आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कम से कम हमारे वो प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हो। अब मैं कुछ ये जो हमारे पास कुछ प्रश्न पत्र हैं, इसमें हमने इनका आकलन किया है, इनको देखा है, जांचा परखा। ये इस वर्ष 2021 वाले लगभग सारे इसमें पेपर हैं जिसमें जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उनको देखा है। प्रश्न किस हिसाब से आते हैं, कैसे प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा है कि शब्द किसके मेल से बनते हैं। प्रश्न बड़ा आसान है, लेकिन कुछ परीक्षार्थी यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न इससे ही संबंधित आता है हमारा, इसमें किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है मात्रा, शब्द, व्यंजन। यहां भी हम उलझ जाते हैं, जबकि हमने ये पढ़े हुए हैं, हमने बहुत बार इसको सीखा है, पढ़ा है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि इसको हम नहीं समझ पाते। उसके बाद ऐसे से ही बहुत से इसमें प्रश्न इन परीक्षाओं में आए हुए हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इस कक्षा के माध्यम से आपके मन से ये सारे भ्रम, ये संशय जो हैं वो दूर हटाए जाएं। ठीक है, तो अब मैं अधिक बातचीत न करते हुए हम विषय की बात करते हैं। और देखिए, कोई भी कहीं से भी आप सीख रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहला गुण हमारा क्या होना चाहिए, जो भी हम कहीं से सीख रहे हैं उसको हम लिखें। जब तक हम उसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपनी सामग्री को तैयार नहीं करेंगे, तब तक अच्छी तरह से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ भी आपको समझाया जाए, जो कुछ भी आपको कराया जाए, आपने उसको ध्यान से समझना भी है और साथ साथ लिखते भी जाना है। ठीक है, तो आइए अब अधिक विलंब न करते हुए हम इस हिंदी व्याकरण रूपी सागर में डुबकियां लगाते हैं और नए नए रत्नों का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो करूंगा भाषा की। देखिए, भाषा जो है क्या होता है, ये सभी को पता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम। ठीक है, अब हम विचार अब लिखित में भी प्रकट कर सकते हैं और मौखिक रूप से भी प्रकट कर सकते हैं किसी के भी सामने। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सबने पढ़ रखा है, मौखिक भाषा, लिखित, सभी जानते हैं। ठीक, लेकिन हम विचार करें कि जो भाषा है, इसका जो निर्माण है वो किन किन तत्वों को मिलाने से होता है, कौन से वो मुख्य तत्व हैं जिनको मिलाने से भाषा का निर्माण होता है। जैसे हम इस इमारत में खड़े हैं, ये भवन है। अब इस भवन को जब हम बनाया हमने, तो भवन बनाने के लिए बहुत सी ऐसी वस्तुओं की, कुछ सामान की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे हम ईंट लेकर के आएंगे या रेत लेकर के आएंगे, है ना, तो और भी सीमेंट वगैरह है, काफी कुछ सामान हमें चाहिए। इसी प्रकार जो भाषा है उसका अगर हमें निर्माण करना है तो हमें किन किन जो है तत्वों की जरूरत पड़ती है, उनका थोड़ा सा हम यहां पर अन्वेषण करेंगे। देखिए, एक होती है हमारी ध्वनि, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा वर्ण, फिर आता है अक्षर, उसके बाद
शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझें, बिल्कुल विस्तार से। व्याकरण के छोटे छोटे पक्ष भी हम यहां पर रखने वाले हैं, ज्यादा गहराई से भी नहीं, बस इतना जरूर होगा कि इसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आपको कभी भी हिंदी व्याकरण मुश्किल नहीं लगेगी। देखिए ध्वनि क्या होती है, देखिए जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं यही ध्वनि है। ठीक है, वक्ता ने जो बोला और सुनने वाले एक श्रोता ने अपनी कर्णेंद्रिय से जो ग्रहण किया वो सब क्या है, ध्वनि है। ठीक है, अब उसको, उस ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए हमने, ध्वनि तो एक बोला या सुना, लेकिन जब उसको लिखित रूप देंगे तो हमें किसी ना किसी चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए चिन्ह बना दिया हमने, ये बन गया अ। ठीक है, ये क्या है, एक चिन्ह है। हम कहें क, ये क्या है, एक चिन्ह है। तो ध्वनि को प्रकट करने के लिए हमने जिन चिन्हों का प्रयोग किया उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए, तभी तो कुछ लिखेंगे तभी उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। अब ध्वनि को तो ऐसे तो नहीं ना बिना लिखे कुछ समझ लेंगे उसको। मैंने जो बोला या आपने सुना, ये ध्वनि थी, फिर हमने उसको लिखित रूप देने के लिए चिन्ह बनाए और इन चिन्हों को ही हमने क्या कह दिया, वर्ण कह दिया। ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, हमारी वर्ण है। जैसे अ, क, च, ट, ये सभी क्या हैं, वर्ण। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या होता है, मेरे बहुत से मित्र, बहुत से साथी क्या कहते हैं कि जो वर्ण और अक्षर है वो दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इनमें अंतर है और बहुत कम अंतर है। अक्षर क्या होता है, न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण न हो, जिसका विनाश न हो। कैसे, देखिए यहां पर क लिखा हमने, ये क है ना, ये यहां वर्ण है। जब हमने इसमें, इधर देखिए समझिए आप, इसमें हमने अ जोड़ दिया तो ये बन जाता है हमारा क। यानी जब व्यंजन में स्वर को जोड़ दिया तो वो बन जाता है क। इस क को हम अक्षर कहेंगे, क्योंकि इसको हम अलग अलग नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि क अ, ऐसे नहीं कहेंगे, इसको हम क बोलते हैं, क। तो जब तो स्वरों से रहित व्यंजन, यहां वर्ण है, ये जो व्यंजन हमने स्वर से रहित लिख दिया, तब इसको हम कहेंगे वर्ण। लेकिन जब इसी को हम, इसी व्यंजन को स्वर सहित लिखेंगे, स्वर सहित बोलेंगे, उसे हम कहते हैं अक्षर। इसी प्रकार से जैसे न है, न, और इसमें हमने आ जोड़ दिया तो ये बन जाता है हमारा ना। ठीक है, अब इसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि न आ, ऐसे नहीं बोलते। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका क्या उच्चारण करेंगे, ना। इस प्रकार से इसका हम उच्चारण करते हैं। ठीक, तो अब अंतर क्या है दोनों में, कि जो स्वर रहित व्यंजन हैं वो वर्ण हैं और जो स्वर सहित वर्ण हैं वो क्या हैं, अक्षर हैं। जो स्वर सहित व्यंजन हैं वो क्या हैं, अक्षर हैं। ये थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है, तो इसको हमें एक नहीं मानना चाहिए, एक नहीं समझना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम शब्द की। शब्द क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जब एक सार्थक समूह बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, कई वर्ण मिल जाते हैं आपस में और वो एक सार्थक समूह बनाएंगे। यानी जो समूह बनाते हैं उसका कोई अर्थ होना चाहिए। देखिए अब यहां पर मैंने कुछ वर्ण ले लिए, जैसे ये है। ठीक है, अब इन वर्णों को हमने सबको मिला दिया, अ इसमें मिलाया क में, तो ये बन जाता है हमारा क। ये अ इस म में मिलाया तो ये बन जाता है म, है ना।
और ये अ ल में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ल। ये बन गया हमारा कमल। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक सार्थक समूह का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। साथ साथ आप परिभाषा भी लिखना चाहें तो परिभाषा भी इनकी लिख सकते हैं, क्योंकि शब्द की परिभाषा पूछी जा सकती है कि शब्द क्या होता है। ठीक है, एक सार्थक समूह किन का मेल है, वर्णों के मेल को क्या कहेंगे हम, शब्द कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा पद की। अब यहां भी काफी आपस में हमारे एक दुविधा रहती है कि शब्द और पद एक ही हैं, इनमें भी अंतर होता है। शब्द में और पद में अंतर बहुत कम होता है। देखिए शब्द क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों का एक सार्थक समूह। अर्थ होना चाहिए, कमल का क्या है, अर्थ है, ये सार्थक है। सार्थक होना, जो भी हम शब्द बनाएंगे उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, वो निरर्थक ना हो। ये सार्थक समूह बन गया कमल। अब जब मैं यहां लिखूं कि तालाब में कमल खिलता है ना, ये लिख दिया मैंने। अब इसी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यही शब्द क्या कहलाता है, हमारा पद कहलाता है। यहां अकेला था ये, इसको हमने शब्द कहा, और यहां जब ये किसी वाक्य में बंध गया तो यहां इसको क्या बोलेंगे, हम पद बोलते हैं। इतना सा ही अंतर है दोनों में। ठीक है, इसको हमने एक नहीं मानना है, शब्द को और पद को। यानी जब वो अकेला है तो कमल है, और मतलब उसको शब्द कहेंगे, और जब वो किसी वाक्य में बंध गया तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक, और अंत में क्या है, वाक्य। वाक्य, वाक्य क्या है, देखिए दो या दो से अधिक पद मिलकर के जब एक सार्थक समूह का निर्माण करेंगे उसे क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ये सभी देखिए पद हैं, 1 2 3 इस तरह से पद हैं, और कई पद मिलकर के एक समूह बना दिया उन्होंने, तो ये सब क्या है, एक वाक्य बन जाता है। और ये ध्यान रखें, अगर बात आए शब्द की तो वो क्या होगा, दो या दो से अधिक वर्णों का एक सार्थक समूह होगा, और वाक्य क्या होगा, दो या दो से अधिक पदों का समूह वाक्य होता है। इसमें ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो ये जो हैं वो साधन हैं, वो तत्व हैं जिनसे भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, ध्वनि, सुना, बोला, फिर उसको लिखित रूप किसने दिया, वर्ण ने, और सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, वर्ण होता है। और जब उसमें हम व्यंजन में स्वर को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अक्षर कहलाता है। और शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जब किसी सार्थक समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। और दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक सार्थक समूह का निर्माण कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य बन जाएगा। और इससे क्या हो गया, हमारा भाषा का निर्माण, हमारी भाषा की रचना हो गई। ठीक है, ये सारे वो तत्व हैं जिनको हमें समझना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, हम कई बार सोचते हैं, हम बहुत शॉर्टकट चलते हैं, शॉर्टकट नहीं चलना हमने। थोड़ा सा देखिए, अगर ऊंचाइयों को नापना है तो पर्वतों की सैर तो करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, तो थोड़ा सा उसको विस्तार से पढ़ लें। बजाय 10 बार पढ़ने से किसी भी विषय को हम एक बार से पढ़ लें, लेकिन ध्यान से पढ़ लें, धैर्य के साथ पढ़ लें। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसको आप लिख लें। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको जरूरत पड़ती है, तो फिर दिक्कत आती है आपको उसकी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारी वर्ण है। अब वर्णों की हम बात करेंगे कि वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं, है ना, उनमें अंतर क्या क्या है, इन सभी बातों पर हम आज विचार करेंगे। क्योंकि अगर वर्णों का ज्ञान होगा तभी आप आगे उसका उच्चारण स्थान कर पाएंगे, संधि कर पाएंगे। कई विषय ऐसे हैं जो वर्णों के बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो जो व्याकरण है उसका जो आधार है वो क्या है, वर्ण है, ये हम कह सकते हैं। सबसे पहले हमें व्याकरण सीखनी है
तो क्या सीखना पड़ेगा, हमें वर्ण को जानना पड़ेगा। अब किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप किसी से पूछते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा हमारा हिंदी व्याकरण का, तो अगले व्यक्ति का क्या उत्तर होता है कि संधि आती है, समास आते हैं, उपसर्ग आएंगे जी, प्रत्यय आएंगे जी। ठीक है, वो आते हैं, लेकिन वो तभी आप समझ सकते हैं जब आपको व्याकरण के आधार का ज्ञान होगा, और आधार क्या है हमारा, वर्ण है। अब वर्णों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण जो है ध्वनि को प्रकट करने वाला चिन्ह है, ठीक है। और वर्ण कहते किसको हम, इसकी परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, ये हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। वर्ण हिंदी में कितने हैं, 44 वर्ण होते हैं, ठीक है जी। कितने वर्ण हैं, 44। ये सभी जगह हम पढ़ते आ रहे हैं, 44 वर्ण होते हैं। अगर वर्णों का विभाजन किया जाए तो इसका हम विभाजन 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, एक होता है स्वर, ठीक, दूसरा होता है हमारा व्यंजन, और तीसरा होता है अयोगवा। जो वर्ण हैं वो 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। इस प्रकार से इनका विभाजन करेंगे। जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11। सभी को पता है ये बात, छोटी छोटी कक्षाओं में भी ये पढ़ाया जाता है कि स्वर व्यंजन इतने होते हैं, वर्ण इतने होते हैं। लेकिन उसकी जो बात, जो गहराई से समझने की जरूरत है, वो बात आगे हम बात करेंगे। और व्यंजन कितने हैं, 33। और अयोगवा जो होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। अब देखिए, कुल वर्ण 44 होते हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब देखिए 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अब 33 और 11 कितने हो गए हमारे, 44 हो गए। फिर ये 2, ये क्या है, ये भी वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग। आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम इन 2 को मान लें तो हमारे कितने वर्ण हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। लेकिन 46 भी वर्ण नहीं है। कुल ध्वनियां कितनी हैं, कुल वर्ण कितने हैं हमारे हिंदी में, वो होते हैं 52। अब यहां पर विचार कीजिए, यदि प्रश्न आ जाता है हिंदी में या किसी भी परीक्षा में, किसी पेपर में प्रश्न आ जाता है कि हिंदी में कुल ध्वनियां कितनी होती हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, और यदि वहां पर विकल्प में 52 दिया हुआ है तो आपको 52 ही करने हैं, ये ठीक होगा। 44 ठीक नहीं होगा वहां पर। बहुत सी पुस्तकों में ये 44 लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर स्वर और व्यंजन केवल ये होता है। ये 52 कैसे हैं, ये समझने की जरूरत है हमें। देखिए, 2 ये हैं, 46 हो गए। 2 जो वर्ण होते हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। देखिए कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं उनको। वो कौन कौन से हैं उनको समझे आप। ये होते हैं अढ़ और ढ। ये जो 2 ध्वनियां हैं हमारी, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये भी अलग से व्यंजन में गिने जाते हैं, अलग से वर्ण हैं। तो अगर हम 2 ये जोड़ दें तो ये हो जाते हैं हमारे 48, ठीक है। अब इसके बाद भी अभी तो कम है, अब 52 करने हैं हमने तो, क्योंकि पूरे तो करने हैं। जब हमने ये बात कही कि कुल ध्वनियां कितनी है, 52 है, अब 52 तो करने हैं, ये 48 हैं। अब 4 और हमें लेके आने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 व्यंजन के योग से बनते हैं, उनके संयोग से बनते हैं। कैसे, देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये 4 जो हैं हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। कैसे बनते हैं, ये बनता है क और श, ठीक है। त्र कैसे बनता है, त और र। यदि द्वित्व व्यंजन जहां भी हो, 2 व्यंजन इकट्ठे हों, तो जो पहले वाला जो व्यंजन होगा वो उसको हम आधा मानते हैं,
उसके साथ हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जो बाद वाला जो व्यंजन है वो पूर्ण होता है, वो यानी स्वर से युक्त होता है, स्वर सहित होता है, यही ध्यान देने योग्य बात है। ज्य, अब ज्य कैसे बनता है? देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञ से ज्ञानी, क से कबूतर, ख से खरगोश, ज्ञ से ज्ञानी, ऐसे पढ़ते हैं। ज्ञ से ज्ञानी जो है वो बोलना वैसे उसका उच्चारण इस प्रकार से अशुद्ध माना जाता है। ये ज्ञ नहीं है, ये जो वर्ण है ज्ञ नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ज्य है, ज्य। अब बनता कैसे समझिए आप, देखिए ज और य, ज्य, इसको ज्य बोलते हैं हम, ये उच्चारण हमने करना है। श्र, श और र, ये जो चार व्यंजन हैं वर्ण हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो ये हो जाती हैं हमारी 52 ध्वनियां, 52 वर्ण। ठीक है, यानी 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो ये कुल ध्वनियां हमारी हैं 52। यदि वहां पर विकल्प में 52 न हो, 44 दिया हो तो आप 44 कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वर के विषय में। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए स्वर क्या होते हैं, इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कितने स्वर हैं हमारे? 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई। ठीक है, ये जो हैं हमारे 11 स्वर हैं। अब ये कैसे वर्ण हैं? इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इनको स्वर यानी स्वतंत्र हैं, जो आजाद हैं, आजाद हैं ये, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये होते हैं हमारे स्वर। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं साथ साथ। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, यानी अगर व्यंजन का उच्चारण करना है, उसको लिखना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की जरूरत पड़ती है। कैसे? देखिए आगे हम बात करेंगे। ये देखिए पहले व्यंजन देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, अब ये जो है हमारे कितने व्यंजन हो गए? 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, देखिए यहां तक ये 25 हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं यहां तक। और ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये क्या है? ऊष्म। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्वर्ग भी कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में। ठीक, ये क्या है? च्वर्ग। इसको हम कह सकते हैं ट्वर्ग, और ये हो जाता है त्वर्ग, और ये है पुवर्ग। तभी इनको हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्वर्ग का अर्थ है क, ख, ग, घ, ङ। यानी संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? वर्गवार जो है क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग, ये वर्गीय व्यंजन है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह हमारे दो होते हैं, इनको भी हम वर्णों की श्रेणी में गिनते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा अनुस्वार, और अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये जो बिंदु है शिरोरेखा के ऊपर, ये होता है इसका चिन्ह अनुस्वार का, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग है। इनको भी वर्णों की श्रेणी में हम गिनते हैं, क्योंकि अगर हिंदी भाषा से हम अनुस्वार को ही हटा दें तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी को हम शुद्ध लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसको भी हम वर्ण मानना चाहिए हमें। विसर्ग है, बहुत ऐसे जैसे अधा लिखना, हमें पुनः लिखना है तो विसर्ग की भी जरूरत पड़ती है हमें। तो ये दोनों भी क्या है? वर्ण है। जो अनुस्वार है ये बनता कैसे है? देखिए, जितने भी हमारे वर्गीय, जो किसी भी वर्ग के जो पंचम वर्ण है हमारा, ये पंचम वर्ण, इससे क्या बनता है? अनुस्वार बनता है पंचम वर्ण का। कहने का भाव क्या है? मान लीजिए मैं यहां लिख दूं, ये मैंने लिख दिया चंचल, है ना, चंचल लिख दिया। अब चंचल को दूसरा तरीका लिखने का, ये भी है ना, चंचल, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब देखिए, इसको जो पंचम वर्ण है हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो उसको वैसे का वैसा यहां लिख दें चंचल में, या फिर उसका हम क्या बना दें? अनुस्वार बना दें। उसकी प्रकृति यानी जो अनुस्वार है वो व्यंजन की प्रकृति है, व्यंजन से ही क्या बनता है? अनुस्वार बनता है, ठीक है। अब यहां भी थोड़ी सा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में कि जो अनुस्वार होता है और अनुनासिक होता है वो एक ही है, थोड़ा सा इनमें अंतर है। देखो क्या अंतर है, ये तो है अनुस्वार और ये क्या है हमारा? अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है और जो अनुनासिक है वो किसकी प्रकृति है? हमारी स्वरों की प्रकृति है। ये स्वरों के साथ प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का जो उच्चारण करते हैं हम वो नासिका से होगा, नाक से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। जब अनुनासिका हम प्रयोग करेंगे, जैसे हम लिखें यहां चांद लिख दें, चांद, है ना, तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि है ना वो मुख और नासिका दोनों से निकलती है। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न है। और देखिए, जितने भी स्वर हैं, जितने भी 11 स्वर हैं, अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं अनुनासिक का चिन्ह सभी स्वरों के साथ, तो ये जो है क्या बन जाएंगे? हमारे अनुनासिक बन जाएंगे, ठीक है। और अगर बात आ जाए अनुनासिक या निर्नुनासिक की, तो फिर ये सारे जो स्वर हैं वो क्या बन जाएंगे? हमारे निर्नुनासिक या अनुनासिक। लेकिन अनुनासिक कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। कई बार यहां बच्चे उलझ जाते हैं कि अनुनासिक वर्ण कितने? ये जो 11 स्वर है ना, अगर हम इनके साथ अनुनासिक लगाते हैं तो ये 11 के 11 क्या बन जाएंगे? अनुनासिक वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि हम जो व्याकरण है उसकी शुरुआत करते हुए वर्ण के बारे में जान लें सारा, ठीक है, कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, जो भाषा है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हमने आज यहाँ विचार किया और आप सभी ने इसको जो है ना, जो यहाँ पर कराया गया उसको लिखना जरूर है। जब तक अपने हाथ से मैं बार बार क्यों उसको बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लिखे बिना हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। आप उसको लिखने का अभ्यास करें, ठीक है। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।